दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों एनसीईआरटी के अध्यायवार वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की श्रृंखला में इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे 9वीं कक्षा के विज्ञान से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को। इसमें हम अध्याय 4 परमाणु की संरचना तथा अध्याय 5 जीवन की मौलिक इकाई से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर करेंगे, जो आपके आगामी परीक्षाओं के सामान्य अध्ययन के लिए बहुत ही उपयोगी है। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले आइए 9वीं कक्षा के विज्ञान के अध्याय 4 परमाणु की संरचना से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। पहला प्रश्न है दोस्तों, सूची 1 का सूची 2 से सुमेलन कीजिए और नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसमें आप जान लीजिए कि आविष्कार और आविष्कारक कौन है या खोजकर्ता कौन है। न्यूट्रॉन, तो दोस्तों आप जानते हैं कि न्यूट्रॉन की खोज जे चैडविक के द्वारा की गई थी। ए का चौथा हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन की खोज जे जे टॉमसन के द्वारा, बी का पहला। प्रोटॉन की खोज किसके द्वारा की गई थी? तो प्रोटॉन की खोज दोस्तों ई गोल्डस्टीन के द्वारा की गई थी और परमाणु नाभिक की खोज ई रदरफोर्ड के द्वारा की गई थी। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? 4, 1, 3 और 2। देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। 4, 1, 3 और 2 आपका सही सुमेलन हो जाएगा। यहाँ पर ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। इस प्रश्न की व्याख्या अगर देखें तो न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक ने 1932 में की थी। न्यूट्रॉन जो है इस पर कोई आवेश नहीं होता है, यानी ये न्यूट्रल या अनावेशित और द्रव्यमान में प्रोटॉन के बराबर कण होता है। सामान्यतः न्यूट्रॉन को स्मॉल एन से दर्शाया जाता है। इलेक्ट्रॉन की खोज दोस्तों ब्रिटिश भौतिक शास्त्री जे जे टॉमसन ने की थी। इस खोज के कारण 1906 में उनको भौतिक शास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला था। और दोस्तों ई गोल्डस्टीन ने 1886 में एक नए विकिरण की खोज की, जिसको इन्होंने कैनाल रे का नाम दिया। ये धनावेशित विकिरण था और आप जान लीजिए कि धनावेशित किरणें अंततः इसी के द्वारा प्रोटॉन कणों की खोज हुई थी और इन कणों का आवेश इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर किंतु विपरीत यानी धनात्मक होता है। इनका द्रव्यमान इलेक्ट्रॉनों की अपेक्षा 2000 गुना अधिक होता था। और रदरफोर्ड दोस्तों देखिए अर्नेस्ट रदरफोर्ड को नाभिकीय भौतिकी का जनक भी कहा जाता है। रेडियोधर्मिता यानी रेडियो एक्टिविटी पर अपने योगदान और सोने की पन्नी के द्वारा परमाणु के नाभिक की खोज के लिए वे बहुत प्रसिद्ध हुए और 1908 में उनको नोबेल पुरस्कार दिया गया था। तो सही सुमेलन इस तरह से आप कर लीजिएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं। परमाणु संरचना के संदर्भ में आपको बताना है कि कौन से कथन सही हैं। देखिए पहला कथन है कि परमाणुओं की संरचना से संबंधित पहला मॉडल जे जे टॉमसन के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। बिल्कुल सही है। और नील्स बोर ने रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की त्रुटियों को दूर किया था। तो सही उत्तर ऑप्शन जो है दूसरा भी ये जो कथन है आपका सही हो जाएगा। तो सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। 1 और 2 दोनों सही हैं। तो परमाणु की संरचना के संबंध में ये दोनों ही कथन सही हैं, क्योंकि टॉमसन पहले वैज्ञानिक थे जिन्होंने परमाणुओं की संरचना से संबंधित पहला मॉडल प्रस्तुत किया। रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की त्रुटियों को दूर करने और हाइड्रोजन परमाणु के स्पेक्ट्रम को समझने के लिए नील्स बोर ने मैक्स प्लांक के क्वांटम सिद्धांत का सहारा लेकर एक सिद्धांत का प्रतिपादन किया, जिसे बोर का परमाणु सिद्धांत भी कहते हैं। और दोस्तों 1922 में नील्स बोर को परमाणु की संरचना पर अपने योगदान के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था। अगला प्रश्न है बहुत ही आसान सा, निम्नलिखित में से किसमें न्यूट्रॉन अनुपस्थित होता है? हीलियम, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन या बेरिलियम? तो सही उत्तर है हाइड्रोजन में। दोस्तों हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन होता है, लेकिन न्यूट्रॉन अनुपस्थित होता है। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों। परमाणु के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। पहला है संयोजकता यानी संयोजन शक्ति, परमाणु क्रमांक यानी प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों की कुल संख्या का योग, और परमाणु द्रव्यमान यानी प्रोटॉनों की संख्या। इसमें से कौन सा सुमेलित है आपको बताना है। तो इसमें दोस्तों केवल एक सुमेलित है। संयोजकता को संयोजन शक्ति या जुड़ने की क्षमता कहा जाता है। दोस्तों किसी परमाणु की संयोजन शक्ति या संयोजकता उस परमाणु की संयोजकता कहलाती है।
युग्म एक सही है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए परमाणु क्रमांक क्या होता है, तो परमाणु क्रमांक किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित केवल और केवल प्रोटॉनों की कुल संख्या उसकी परमाणु संख्या कही जाती है, या परमाणु क्रमांक। और किसी परमाणु का द्रव्यमान नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के द्रव्यमान के योग के द्वारा प्रकट किया जाता है। तो 2 और 3 आपके सही सुमेलित नहीं है, केवल एक आपका सही सुमेलित है। अगला प्रश्न देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है। 2 परमाणुओं को समस्थानिक या आइसोटोप कहा जाता है यदि उनमें कौन सी विशेषता पाई जाती है, इसका उत्तर आपको बताना है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? 2 परमाणुओं को समस्थानिक कहा जाता है यदि उनकी परमाणु संख्या समान लेकिन द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न हो। तो समस्थानिक जो हमारा वर्तमान में आवर्त सारणी है वो परमाणु क्रमांक के आधार पर है, और एक स्थान पर बने रहने वाले जो परमाणु हैं यानी उनकी परमाणु संख्या समान होनी चाहिए, द्रव्यमान भिन्न भिन्न, ऐसे जो है परमाणुओं को समस्थानिक या आइसोटोप कहा जाता है। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। आप देख लीजिए, एक ही तत्व के परमाणु जिनकी परमाणु संख्या समान लेकिन द्रव्यमान संख्या या परमाणु द्रव्यमान भिन्न भिन्न होता है, उन्हें समस्थानिक कहते हैं। किसी तत्व का प्रत्येक समस्थानिक एक शुद्ध पदार्थ होता है और समस्थानिकों के रासायनिक गुण समान लेकिन भौतिक गुण अलग अलग होते हैं। किसी प्राकृतिक तत्व के एक परमाणु का द्रव्यमान उस तत्व में विद्यमान सभी प्राकृतिक रूप या समस्थानिक से पाए जाने वाले परमाणुओं के औसत द्रव्यमान के बराबर होता है। और यदि किसी तत्व का कोई समस्थानिक नहीं है तो परमाणु का द्रव्यमान उसमें उपस्थित प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों के द्रव्यमान का योग होता है। और अलग अलग परमाणु संख्या वाले तत्वों को जिनकी द्रव्यमान संख्या समान होती है उनको आइसोबार या समभारिक कहा जाता है। यानी ऐसे परमाणु जिनका परमाणु संख्या समान होती है और परमाणु संख्या अलग अलग हो लेकिन उनका द्रव्यमान बराबर होता है, उनको समभारिक कहा जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा हाइड्रोजन के समस्थानिक हैं, आपको बताना है। प्रोटियम, रेडियम, ड्यूटेरियम और टाइट्रियम। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? प्रोटियम, ड्यूटेरियम और टाइट्रियम दोस्तों ये हाइड्रोजन के समस्थानिक हैं। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। 1, 3 और 4। दोस्तों हाइड्रोजन परमाणु के 3 समस्थानिक प्रोटियम, ड्यूटेरियम और टाइट्रियम होते हैं। प्रोटियम को कैपिटल P, ड्यूटेरियम को कैपिटल D और टाइट्रियम को कैपिटल T से प्रदर्शित किया जाता है। और आप जान लीजिए क्लोरीन के भी 2 समस्थानिक रूप पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, समस्थानिकों के अनुप्रयोग के संबंध में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। देखिए, यूरेनियम का समस्थानिक परमाणु भट्ठी में ईंधन, तो ये आपका सही है, बिल्कुल सही है। कोबाल्ट का समस्थानिक कैंसर का इलाज, बिल्कुल सही। आयोडीन का समस्थानिक घेंघा रोग का उपचार, बिल्कुल सही। तो ये तीनों ही जो युग्म हैं वो आपके सही हैं। ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। 1, 2, 3 तीनों सही हैं। और अगर आप देखें दोस्तों, यूरेनियम के एक समस्थानिक का उपयोग परमाणु भट्ठी में ईंधन के रूप में होता है, 92 यूरेनियम 235 का। कैंसर के उपचार में कोबाल्ट 60 यानी कोबाल्ट के समस्थानिक का प्रयोग होता है। और दोस्तों घेंघा रोग के इलाज में आयोडीन के समस्थानिक का प्रयोग होता है। तो ये परमाणु की संरचना से संबंधित प्रश्न थे महत्वपूर्ण, जो परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। अब आइए देखते हैं जीवन की मौलिक इकाई यानी जीवन की आधारभूत और मौलिक इकाई कोशिका से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को। पहला प्रश्न है दोस्तों, देखिए, निम्नलिखित जीवों पर विचार कीजिए। इसमें आपके अमीबा, कवक, बैक्टीरिया और पैरामीशियम हैं। प्रश्न पूछा गया है कि उपर्युक्त में से कौन सा बहुकोशिकीय जीव के उदाहरण हैं। तो देखिए दोस्तों, अमीबा, बैक्टीरिया और पैरामीशियम तो नहीं, बल्कि केवल 2 यानी कवक जो है, कवक या फंजाई, ये बहुकोशिकीय जीव का उदाहरण है। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा, केवल 2। दोस्तों ऐसे जीव जिनमें केवल एक कोशिका पाई जाती है उन्हें एक कोशिकीय यानी यूनिसेलुलर जीव कहते हैं। अमीबा, क्लेमेडीमोनास, पैरामीशियम और बैक्टीरिया एक कोशिकीय जीव के उदाहरण हैं। ऐसे जीव जिनमें अनेक कोशिकाएं समाहित होकर विभिन्न कार्यों को संपन्न करने हेतु विभिन्न अंगों का निर्माण करती हैं उन्हें बहुकोशिकीय जीव कहते हैं। फंजाई, पादप तथा जंतु बहुकोशिकीय जीव के उदाहरण हैं। दोस्तों जो बहुकोशिकीय जीव होता है वो भी केवल एक ही कोशिका से विकसित होता है।
इस प्रक्रिया में कोशिकाएं विभाजित होकर अपनी ही जैसी कोशिकाएं बनाती हैं और इस प्रकार सभी कोशिकाएं अपनी पूर्ववर्ती कोशिकाओं से उत्पन्न होती हैं। अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों। सूची 1 का सूची 2 से सुमेलन कीजिए और दिए गए कूट के आधार पर सही उत्तर का चयन कीजिए। कोशिका की खोज, तो आप जान लीजिए कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक द्वारा की गई थी, ए का चौथा हो जाएगा। और देखिए सर्वप्रथम तालाब के स्वतंत्र रूप से जीवित कोशिकाओं की खोज ये ल्यूवेनहाक द्वारा, एंटोनी वान ल्यूवेनहाक के द्वारा की गई थी। इसके अलावा केंद्रक की खोज रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा और ब्लैक रिएक्शन विधि की खोज कैमिलो गाल्जी के द्वारा की गई थी। 4, 2, 1 और 3 देखते हैं। 4, 2, 1 और 3 ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। इस प्रश्न की व्याख्या आप देखिए कि कोशिका की खोज दोस्तों रॉबर्ट हुक ने 1665 में की थी। ल्यूवेनहाक ने सबसे पहले उन्नत सूक्ष्मदर्शी तालाब के जीवों में स्वतंत्र रूप से जीवित कोशिकाओं का पता लगाया और ल्यूवेनहाक ने ही बैक्टीरिया की खोज भी की थी और इनको फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी और जीवाणु विज्ञान का पिता यानी फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी और फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी कहा जाता है एंटोनी वान ल्यूवेनहाक को। रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में कोशिका में केंद्रक का पता लगाया और कैमिलो गाल्जी ने अकेली तंत्रिका और कोशिका संरचनाओं को अभिरंगित करने की क्रांतिकारी विधि प्रदान की। इस विधि को ब्लैक रिएक्शन के नाम से जाना जाता है। इसे ही बाद में गाल्जी उपकरण या गाल्जी काय कहा गया। 1906 में इन्हें सैंटियागो रेमिन्यू कजाल के साथ संयुक्त रूप से तंत्रिका तंत्र की संरचना पर कार्य करने के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया था। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है कोशिका के अध्ययन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है कि जे.ई. पुरोकंज ने कोशिका में स्थित तरल जैविक पदार्थ को जीव द्रव्य या प्रोटोप्लाज्म नाम दिया था, बिल्कुल सही है। और दूसरा है एम स्लीडन और टी स्वान का संबंध कोशिका सिद्धांत या सेल थियरी से है, तो बिल्कुल सही। ए और बी यानी 1 और 2 दोनों सही हैं। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों जे.ई. पुरोकंज ने 1839 में कोशिका में उपस्थित तरल जैविक पदार्थ को जीव द्रव्य नाम दिया था, लेकिन जीव द्रव्य की खोज डुजार्जिन द्वारा की गई थी। 2 जीव वैज्ञानिक एम स्लीडन और टी स्वान ने कोशिका सिद्धांत के विषय में बताया और इस सिद्धांत के अनुसार सभी पौधे तथा जंतु कोशिकाओं से बने हैं जो जीवन की मूलभूत इकाई है। विर्चो ने कोशिका सिद्धांत को और आगे बढ़ाया और उन्होंने बताया कि सभी कोशिकाएं पूर्ववर्ती कोशिकाओं से बनती हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों कोशिका में उपस्थित प्लाज्मा झिल्ली या प्लाज्मा जिसको मेम्ब्रेन्स और सेल मेम्ब्रेन कहा जाता है किससे निर्मित होती है। ऑप्शन देखिए प्रोटीन, वसा, लिपिड या प्रोटीन और लिपिड से। तो सही उत्तर है ए और सी दोनों से, ऑप्शन डी सही उत्तर है। प्लाज्मा झिल्ली लचीली होती है और लिपिड और प्रोटीन जैसे कार्बनिक अणुओं की बनी होती है। प्रश्न संख्या 5 पर आते हैं। कोशिका के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है कि कोशिका में उपस्थित प्लाज्मा झिल्ली वर्णात्मक पारगम्य होती है। दूसरा है कोशिका में जल और गैसों का आवागमन विसरण तथा परासरण के माध्यम से होता है। तीसरा है परासरण द्वारा जल ग्रहण की क्रिया जीवित और मृत दोनों कोशिकाओं में संपन्न होती है। तो इसमें से कौन सा कथन सही है दोस्तों? कथन 1 और 2 सही हैं। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा, 1 और 2 दोनों। दोस्तों प्लाज्मा झिल्ली जो होती है वो कुछ पदार्थों को अंदर अथवा बाहर आने जाने देती है। ये अन्य पदार्थों की गति को भी रोकती है, इसलिए इसे वर्णात्मक या चयनात्मक पारगम्य झिल्ली कहा जाता है। कथन 1 आपका सही है। कोशिका में गैस और जल का आदान प्रदान होता है, पोषण ग्रहण करता है और कोशिका के विभिन्न अणुओं का अंदर बाहर गमन सब विसरण के माध्यम से होता है। इसके अलावा जल में भी विसरण के नियमों के अनुकूलन के ही व्यवहार करता है और इस प्रकार से जल के अणुओं की झिल्ली के आर पार आवागमन परासरण कहलाता है। परासरण विसरण का ही एक विशिष्ट विधि है और एक कोशिकीय अलवणीय जलीय जीव तथा अधिकांश पादप कोशिकाएं परासरण के द्वारा जल ग्रहण करते हैं। पौधों के मूल द्वारा जल का अवशोषण आप जान लीजिए परासरण का उदाहरण है। लेकिन दोस्तों जो तीसरा कथन कहा है कि परासरण के द्वारा जल ग्रहण की प्रक्रिया जीवित और मृत दोनों कोशिकाओं में संपन्न होती है, सही नहीं है, क्योंकि केवल जीवित कोशिकाओं में परासरण जल की अवशोषण क्षमता होती है, मृत कोशिकाओं में नहीं होती है।
अगला प्रश्न है दोस्तों, देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण, पादप में उपस्थित कोशिका भित्ति या सेल वॉल निम्नलिखित में से किससे निर्मित होती है? तो आप जानते भी हैं कोशिका भित्ति का निर्माण सेलुलोज से होता है। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है। कोशिका भित्ति पादप कोशिका में उपस्थित होती है। ये भित्ति मुख्यतः सेलुलोज की बनी होती है। सेलुलोज एक बहुत जटिल पदार्थ है और ये पौधों को संरचनात्मक दृढ़ता प्रदान करता है। कोशिका भित्ति पौधों, कवक और बैक्टीरिया की कोशिकाओं को अपेक्षाकृत कम तन विलयन यानी अल्प परासरण दाबी विलयन में बिना फटे बनाए या बचाए रखती है। और दूसरी चीज, कोशिका भित्ति के कारण पादप कोशिकाएं परिवर्तनीय माध्यम को जंतु कोशिका की अपेक्षा आसानी से सह सकती हैं। अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों, एंडोसाइटोसिस का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? तो आप जानते हैं एंडोसाइटोसिस दोस्तों किसी कोशिका के बाह्य पर्यावरण से अपना भोजन तथा अन्य पदार्थ ग्रहण करने की प्रक्रिया को एंडोसाइटोसिस कहते हैं। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। और आप देख लीजिए कि कोशिका में उपस्थित प्लाज्मा झिल्ली लचीली होती है। इसका लचीलापन किसी कोशिका के बाह्य पर्यावरण से अपना भोजन तथा अन्य पदार्थ ग्रहण करने में सहायता करता है और ऐसी प्रक्रिया को एंडोसाइटोसिस कहते हैं। अमीबा अपना भोजन इसी प्रक्रिया से ग्रहण करता है। अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों, कोशिका में पाए जाने वाले क्रोमोसोम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि ये कोशिका के केंद्रक में उपस्थित होते हैं, बिल्कुल सही है। ये डीएनए तथा प्रोटीन से निर्मित होते हैं, सही है। तीसरा है ये आनुवांशिक गुणों के लिए उत्तरदायी होते हैं, सही है। तो सही उत्तर 1, 2, 3 तीनों ही सही हैं, यानी सभी कथन कोशिका में पाए जाने वाले क्रोमोसोम के संबंध में सही हैं। दोस्तों कोशिकाओं में केंद्रक उपस्थित होता है जिसके चारों ओर केंद्रक झिल्ली होती है। क्रोमोसोम केंद्रक में होता है जो कोशिका विभाजन के समय छड़ाकार दिखाई पड़ते हैं। क्रोमोसोम में आनुवांशिक गुण होते हैं जो माता पिता से डीएनए यानी डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक अम्ल अणु के रूप में अगली संतति में जाते हैं। क्रोमोसोम डीएनए और प्रोटीन के बने होते हैं। डीएनए अणु में कोशिका के निर्माण और संगठन की सभी आवश्यक सूचनाएं होती हैं और डीएनए के क्रियात्मक खंड को जीन कहा जाता है। दोस्तों जब कोशिका विभाजन नहीं हो पाता है तो उस समय यह डीएनए क्रोमेटिन पदार्थ के रूप में विद्यमान रहता है और क्रोमेटिन पदार्थ धागे की तरह संरचनाओं के एक जाल का पिंड होता है। जब कभी भी कोशिका विभाजित होने वाली होती है तो ये क्रोमोसोम में संगठित हो जाता है। अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप देख लीजिए। प्रोकैरियोटी और यूकैरियोटी कोशिकाओं के अंतर पर जो है विचार कीजिए। देखिए सामान्यतः प्रोकैरियोटी कोशिका आकार में बड़ी जबकि यूकैरियोटी कोशिका आकार में छोटी होती है। ये आपका सही नहीं है, गलत है। दूसरा है प्रोकैरियोटी कोशिकाओं में केंद्रक झिल्ली अनुपस्थित होती है जबकि यूकैरियोटी कोशिकाओं में केंद्रीय झिल्ली उपस्थित होती है, सही है। तीसरा है प्रोकैरियोटी कोशिकाओं में एक क्रोमोसोम होता है जबकि यूकैरियोटी कोशिकाओं में एक से अधिक क्रोमोसोम होते हैं, सही है। तो देखिए एक गलत है, 2 और 3 सही हैं। तो ऑप्शन देख लेते हैं दोस्तों, 2 और 3 सही हैं। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है। एक गलत और 2 और 3 सही हैं। और आप जान लीजिए कि ऐसे जीव जिनकी कोशिकाओं में केंद्रक झिल्ली नहीं होती है उन्हें प्रोकैरियोटी और ऐसे जीव जिनकी कोशिकाओं में केंद्रक झिल्ली होती है उन्हें यूकैरियोट कहा जाता है। प्रोकैरियोटी और यूकैरियोटी कोशिकाओं के मध्य कुछ अंतर जो हैं उसमें देख लीजिए। प्रोकैरियोटी कोशिका आकार में छोटी और यूकैरियोटी बड़ी होती है। प्रोकैरियोटी कोशिका अस्पष्ट केंद्रक होता है जबकि यूकैरियोटी कोशिकाओं में स्पष्ट केंद्रक होता है। प्रोकैरियोटी कोशिका में केंद्रक झिल्ली अनुपस्थित होती है जबकि यूकैरियोटी कोशिका में केंद्रक झिल्ली उपस्थित होती है। प्रोकैरियोटी कोशिका में क्रोमोसोम 1 होता है और क्रोमोसोम जो है यूकैरियोटी कोशिका में 1 से अधिक होते हैं। और प्रोकैरियोटी कोशिका में कोशिका अंगक अनुपस्थित होते हैं जबकि यूकैरियोटी कोशिका में कोशिका अंगक झिल्ली युक्त होते हैं और उपस्थित होते हैं। कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों को जान लीजिए कि प्लाज्मा झिल्ली के अंदर कोशिका द्रव्य एक तरल पदार्थ है। इसमें से विशिष्ट कोशिका के घटक होते हैं जिन्हें कोशिका का अंगक कहते हैं। कोशिका द्रव्य और केंद्रक दोनों मिलकर जीव द्रव्य या प्रोटोप्लाज्म बनाते हैं। बैक्टीरिया प्रोकैरियोटी कोशिका का उदाहरण है और प्रकाश संश्लेषी बैक्टीरिया में क्लोरोफिल झिल्लीदार पोटिका थैले की तरह संरचना के साथ होता है जबकि यूकैरियोटी कोशिकाओं में क्लोरोफिल प्लास्टिड में होता है।
और दोस्तों कोशिकाओं में झिल्ली की सार्थकता वायरस के उदाहरण से स्पष्ट कर सकते हैं। वायरस में किसी प्रकार की झिल्ली नहीं होती और इसलिए इसमें जीवन के गुण तब तक लक्षित नहीं होते जब तक कि ये किसी सजीव के शरीर में प्रविष्ट करके कोशिका की मशीनरी का उपयोग करके अपना बहुगुणन नहीं कर लेता है। अगले प्रश्न पर आते हैं, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। इसमें 4 पार्ट्स, आपके 5 पार्ट्स दिए गए हैं। अंतर प्रद्रव्य जालिका, गाल्जी उपकरण, लाइसोसोम और माइटोकांड्रिया, प्लास्टिड और रसधानी। उपर्युक्त में से कोशिका अंगक या जो है शेल ऑर्गेनेल्स कौन से हैं, आपको बताना है। तो सही उत्तर है 1 2 3 4 5, यानी ये सभी दोस्तों कोशिका अंगक कहलाते हैं। देखिए, यूकैरियोटिक कोशिकाओं को बहुत सारी उपापचयी क्रियाओं या केमिकल एक्टिविटीज़ की आवश्यकता होती है जिससे कि वे कोशिका की जटिल संरचना और उसके कार्य को सहारा दे सकें। इन विभिन्न प्रकार की उपापचयी क्रियाओं को अलग अलग रखने के लिए ये कोशिकाएं झिल्ली युक्त छोटी छोटी संरचनाओं का उपयोग करती हैं। और अंतर प्रद्रव्य जालिका, गाल्जी उपकरण, लाइसोसोम, माइटोकांड्रिया, प्लास्टिड और रसधानी कोशिका अंगकों के महत्वपूर्ण उदाहरण हैं। अगला प्रश्न आसान सा है। देखिए, निम्नलिखित में से कौन प्रोटीन संश्लेषण से संबंधित है, आपको बताना है। तो सही उत्तर है राइबोसोम, ऑप्शन ए। दोस्तों, राइबोसोम प्रोटीन संश्लेषण की साइट है, इन्हीं पर प्रोटीन का संश्लेषण होता है। अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों, अंतर प्रद्रव्य जालिका यानी ER जो है 2 प्रकार की होती है। खुरदरी अंतर प्रद्रव्य जालिका और जो है चिकनी अंतर द्रव्य जालिका। इसके संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है कि ये कोशिका द्रव्य के विभिन्न क्षेत्रों के मध्य अथवा कोशिका द्रव्य के विभिन्न क्षेत्रों और केंद्रकों के मध्य पदार्थों के परिवहन के लिए उत्तरदायी होती हैं। बिल्कुल सही है। और कशेरुकी जंतुओं के यकृत की कोशिकाओं में SER विष तथा दवा के निराविषीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो दोनों ही कथन सही हैं, ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। 1 और 2 दोनों सही हैं। और आप देख लीजिए दोस्तों कि ये दोनों कैसे सही हैं। तो अंतर प्रद्रव्य जालिका जो है ये झिल्ली युक्त तथा सीट का एक बहुत बड़ा तंत्र है जो रचना में प्लाज्मा झिल्ली के समरूप होता है। ये 2 प्रकार की होती हैं, खुरदुरी और चिकनी। RER जो है खुरदुरी दिखाई देती है क्योंकि इस पर राइबोसोम लगे होते हैं जो प्रोटीन संश्लेषण की लिए सहायक है। RER यहाँ तैयार प्रोटीन को अंतर्द्रव्यी जालिका के द्वारा कोशिका के अन्य भागों में भेज देती है। SER अथवा लिपिड अणुओं के बनने में सहायता करती है। और ER को आप क्या जानते हैं दोस्तों? ER जो अंतर्द्रव्यी जालिका होती है ये सदैव जालिका तंत्र का निर्माण करती है। इसका एक कार्य कोशिका द्रव्य के विभिन्न क्षेत्रों के मध्य अथवा कोशिका द्रव्य के विभिन्न क्षेत्रों और केंद्रक के मध्य पदार्थों मुख्यतः प्रोटीन के परिवहन के लिए नालिका के रूप में कार्य करना होता है। और कशेरुकी जंतुओं में SER विष तथा दवा के निराविषीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अगला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों, लाइसोसोम के बनने के लिए कौन सा उत्तरदायी है? तो सही उत्तर है लाइसोसोम के बनने के लिए गाल्जी उपकरण बहुत ही महत्वपूर्ण है और लाइसोसोम गाल्जी उपकरण द्वारा बनाया जाता है। गाल्जी उपकरण कोशिका का एक भाग है। इसमें अंतर्द्रव्यी जालिका में संश्लेषित पदार्थ पैक किए जाते हैं और कोशिका के बाहर तथा अंदर विभिन्न क्षेत्रों में भेजे जाते हैं। कुछ परिस्थितियों में गाल्जी उपकरण में सामान्य शक्कर से जटिल शक्कर बनती है। अगला प्रश्न है, लाइसोसोम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, यह कोशिका का अपशिष्ट निपटान तंत्र है। सही है। इसमें बहुत शक्तिशाली पाचन एंजाइम होते हैं। सही है। इसे कोशिका की आत्मघाती थैली कहते हैं। तो बिल्कुल सही है। ऑप्शन डी 1 2 और 3 तीनों ही सही हैं। सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा लाइसोसोम के संबंध में। एक बार फिर से दोहरा लीजिए कि लाइसोसोम कोशिका का अपशिष्ट निपटाने वाला तंत्र है। ये बाहरी पदार्थ के कोशिका अंगकों के टूटे फूटे भागों में पाचित करके कोशिका को साफ करते हैं। इनमें बहुत शक्तिशाली पाचनकारी एंजाइम होते हैं जो सभी कार्बनिक पदार्थों को तोड़ सकने में सक्षम होते हैं। कोशिकीय चयापचय या मेटाबॉलिज्म में व्यवधान के कारण जब कोशिका क्षतिग्रस्त या मृत हो जाती है तो लाइसोसोम फट जाते हैं और एंजाइम अपनी ही कोशिकाओं को पाचित कर लेते हैं। इसलिए लाइसोसोम को कोशिका की आत्मघाती थैली कहते हैं। संरचना की दृष्टि से लाइसोसोम झिल्ली से घिरे हुए होते हैं और इन एंजाइमों का निर्माण RER के द्वारा किया जाता है। अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों, माइटोकांड्रिया के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।
माइटोकांड्रिया ये कोशिका का पावर हाउस होता है। इसके संबंध में जो कथन है, ये कोशिका का बिजली घर है, बिल्कुल सही। इसमें दोहरी झिल्ली होती है, बिल्कुल सही है। इसके अपने डीएनए और राइबोसोम होते हैं, सही है। ये अपना कुछ प्रोटीन स्वयं संश्लेषित करते हैं। तो ये चारों ही कथन सही हैं। 1, 2, 3, 4 सभी कथन सही हैं माइटोकांड्रिया के संदर्भ में। दोस्तों, माइटोकांड्रिया एटीपी यानी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट के रूप में ऊर्जा प्रदान करते हैं। एटीपी कोशिका की ऊर्जा है और शरीर नए रासायनिक यौगिकों को बनाने और यांत्रिक कार्य करने के लिए एटीपी में संचित ऊर्जा का उपयोग करता है। माइटोकांड्रिया में दोहरी झिल्ली होती है, बाहरी झिल्ली छिद्रित होती है और भीतरी झिल्ली बहुत अधिक वलित होती है। ये वलय एटीपी बनाने वाले रासायनिक क्रियाओं के लिए एक बड़ा क्षेत्र बनाते हैं। माइटोकांड्रिया एक अद्भुत अंगक है क्योंकि इसमें उसका अपना डीएनए और राइबोसोम होते हैं, इसलिए माइटोकांड्रिया अपना कुछ प्रोटीन स्वयं बनाता है। अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों। प्लास्टिड 2 प्रकार के होते हैं, एक तो क्रोमोप्लास्ट और दूसरा ल्यूकोप्लास्ट। इसके संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्लास्टिड केवल पादप कोशिकाओं में उपस्थित होते हैं, बिल्कुल सही, ये केवल पादप कोशिकाओं में उपस्थित होते हैं। प्लास्टिड में अपना राइबोसोम होता है परंतु डीएनए अनुपस्थित होता है, तो ये सही नहीं है। इसमें आपसे पूछा गया है कि उपर्युक्त कथनों में कौन सा सही है, तो सही केवल एक हो जाएगा। प्लास्टिड 2 प्रकार के होते हैं, क्रोमोप्लास्ट यानी रंगीन प्लास्टिक और ल्यूकोप्लास्ट यानी श्वेत और रंगहीन प्लास्टिड। प्लास्टिड केवल पादप कोशिकाओं में उपस्थित होते हैं, कथन एक ही आपका सही है। जिस प्लास्टिड में क्लोरोफिल वर्णक होता है उसे क्लोरोप्लास्ट कहते हैं, जो कि पौधों में प्रकाश संश्लेषण के लिए बहुत जरूरी है। क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल के अतिरिक्त विभिन्न पीले अथवा नारंगी रंग के वर्णक होते हैं। इसके अलावा दोस्तों, ल्यूकोप्लास्ट प्राथमिक रूप से एक अंगक है जिसमें स्टार्च, तेल और प्रोटीन जैसे पदार्थ संचित होते हैं। प्लास्टिड बाह्य संरचना में माइटोकांड्रिया की तरह होते हैं और माइटोकांड्रिया की तरह प्लास्टिड में भी अपना डीएनए और राइबोसोम होता है, याद रखिएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों। ये प्रश्न इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन है। रसधानियों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपका सही है, आपको बताना है। देखिए, जंतु कोशिकाओं में ये छोटी जबकि पादप कोशिकाओं में बहुत बड़ी होती हैं। ये केवल पादप कोशिकाओं में उपस्थित होती हैं। ये एक कोश की जीवों में अनुपस्थित होती हैं, या इनमें से कोई नहीं। तो सही कथन है जंतु कोशिकाओं में ये छोटी लेकिन पादप कोशिकाओं में बड़ी होती हैं। दोस्तों, रसधानियाँ ठोस और तरल पदार्थों की संग्राहक थैलियाँ होती हैं और ये जंतु कोशिकाओं में छोटी होती हैं जबकि पादप कोशिकाओं में बड़ी होती हैं। पादप कोशिकाओं की रसधानियों में कोशिका द्रव्य भरा होता है और ये कोशिकाओं को स्फीति और कठोरता देती है। इसमें अमीनो अम्ल, शर्करा, विभिन्न कार्बनिक अम्ल और कुछ प्रोटीन जैसे पादपों के लिए आवश्यक पदार्थ स्थित होते हैं। और इसी तरह एक कोश की जीवों जैसे अमीबा की खाद्य रसधानी में उनके द्वारा उपभोग में लाए गए खाद्य पदार्थ होते हैं। कुछ एक कोश की जीवों में विशिष्ट रसधानियाँ अतिरिक्त जल तथा कुछ अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाती हैं। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। एनसीईआरटी के अध्यायवार वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की श्रृंखला में हमने 9वीं कक्षा के विज्ञान के अध्याय 4 परमाणु की संरचना और अध्याय 5 जीवन की मौलिक इकाई से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ा। ये प्रश्न आपके आगामी परीक्षाओं के सामान्य ज्ञान और सामान्य अध्ययन के विज्ञान खंड के लिए बहुत ही उपयोगी हैं। आप इन प्रश्नों को तैयार कर लीजिएगा। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।